Hello everyone. Today in this video we are going to discuss some important questions for your exam MED 008, which is globalization and environment. This is third video in my series of MED 008. सो अगर आपने कोई पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर मैंने सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स बताए हैं। वहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अभी रह जाएंगे उन्हें हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि MED 008 का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा टफ आता है, बाकी एग्ज़ाम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें डिटेल ज़्यादा मांगी जाती है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक पे, जिसमें हमसे पूछा गया है कि जो ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या होती हैं। सो देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पहले के ज़माने में हमारी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती थी, जैसे कि लाइट हो गया या फिर और भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो भी होती थी, वो सब डिपेंड करती थी किस पे। जैसे पेट्रोल का यूज़ करते थे हम लोग गाड़ी चलाने के लिए, तो वो सब डिपेंड करती थी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पे। किस पे? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पे। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका इस्तेमाल हम एक बार कर लेते हैं, फिर वो समाप्त हो जाते हैं, फिर दोबारा हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने गाड़ी में एक बार पेट्रोल भरवा लिया तो फिर अब क्या होगा? अब वो एक बार में यूज़ होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो अभी तक जो भी हमारा डेवलपमेंट था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन जब से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लग गए, तो फिर हम किस चीज़ की बात करने लग गए कि भाई रिसोर्सेज को बचाओ। अब अगर रिसोर्सेज को बचाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें कुछ और टेक्नोलॉजीज़ ढूंढनी पड़ेंगी जिनसे कि हम रिसोर्सेज को बचा सकें। सो वहीं पे बात आती है आपकी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ की। ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसे आप कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी हमेशा एनवायरनमेंट फ्रेंडली, सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होती है। ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, एक बार मैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी बताना चाहती हूँ कि जो वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ हैं ये वो तकनीक हैं जो पारंपरिक प्रौद्योगिकियों के स्थान पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। जो हम प्रारंभिक प्रौद्योगिकियाँ यूज़ कर रहे थे उनकी जगह पे अब हम वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का यूज़ करेंगे। ये आमतौर पर अधिक पर्यावरण संवेदनशील होती हैं, टिकाऊ होती हैं और आर्थिक रूप से कैसी होती हैं? लाभदायक। सो कुछ प्रमुख वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों में क्या क्या शामिल है? सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, बायोमास एंड भूतापीय ऊर्जा। चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़। अब ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी को क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है? जैसे कि हाई इनिशियल कॉस्ट। ठीक है भाई, पैसे लगते हैं अगर हम इसे इंस्टॉल करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें सोलर वाला इंस्टॉल करवाना है तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये क्या चैलेंज फेस करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैटिबिलिटी का। ठीक है, जो अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी जो हमारे पास ढांचा संगठन मौजूद हैं वो अभी इतने योग्य नहीं हैं कि हम बिल्कुल ही एडवांस होकर ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर पाएँ। उसके बाद बात आती है इंटरमिटेंट एनर्जी सप्लाई की, यानी कि ये जो है हमारी ऊर्जा की आपूर्तियों को अस्थायी रूप से करती है। सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन वेदर कंडीशंस एंड टाइम ऑफ डे, पोजिंग चैलेंजेस। अब मान लो कि सब कुछ सौर ऊर्जा पर डिपेंड कर रहा है, 3 दिन तक कंटिन्यू बारिश आ गई, सूर्य ही नहीं दिखा, तो यहाँ पे हमारा सौर ऊर्जा ठप पड़ जाता है। पर ऐसा कभी कभी होता है, तो इंटरमिटेंट एनर्जी सप्लाई भी इसका एक ड्रॉबैक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी सरकार है
वो कैसे एनकरेज करती है ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ को। जो सरकार है वो क्या करती है, वित्तीय प्रोत्साहन देती है, यानी कि मनी, पैसे देती है, टैक्स क्रेडिट्स देती है, ये सारी चीज़ें अनुदान वगैरह देकर, ऋण देकर, शुल्क माफ़ कर कर, इन सब चीज़ों से जो सरकार है वो ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी के यूज़ को बढ़ावा देती है। उसके बाद सरकार जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती है जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह जो हैं चल सकें। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह देखे होंगे कि अब तो दिल्ली जैसे शहरों में जगह जगह लगे होते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक बसेस भी बहुत ज़्यादा चलने लग गई हैं। तो ये सब क्या है, ये सब किस में आएगा, ये आएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। देन आप बताएंगे कि जो सरकार है वो लोगों को जागरूक बनाती है, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाती है, किसको लेकर, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ के फ़ायदों को लेकर जो सरकार है लोगों को जागरूक बनाती है, उन्हें शिक्षा देती है। उसके बाद रेगुलेटरी सपोर्ट, जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट पॉलिसीज़ बनाती हैं ताकि आगे जाकर अगर किसी ने कुछ भी ऐसा इंस्टॉल भी किया है तो उसको आगे भी सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ के गवर्नमेंट के मेजर्स। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि उसके चैलेंजेस क्या हैं और ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ होता क्या है। अब जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आगे तो आप IMP इम्पॉर्टेंट ही लिख लो। सो आपको लिखना है रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, कि जो आपकी भारत की न्यायपालिका है, ठीक है, भारत की न्यायपालिका एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करती है उसके बारे में बताना है। और कोई 2 केसेस बताने हैं जो भारतीय न्यायालय में गए हों एनवायरनमेंट से जुड़े हुए। So the Indian judiciary plays a crucial role in protecting the environment through interpretation and enforcement of environmental laws, ensuring sustainable development and safeguarding natural resources. जो भारत की न्यायपालिका है वह पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि वह विधानों का व्याख्यान करती है। विधानों का व्याख्यान का मतलब ये होता है कि मान लो कोई कानून बनाया गया है और उस कानून के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है, वो सब जो है वो हमारी न्यायपालिका बताती है। ठीक है, और कानूनों को लागू करती है कि सब लोग कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सतत विकास को भी बढ़ावा देती है। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है कि वो इंटरप्रेट करती है एनवायरमेंटल लॉज को। जो इंडियन जुडिशरी है वो एक रोल प्ले करती है लॉज को इंटरप्रेट करने में, लॉज का लोगों को मीनिंग समझाने में। जो कोर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग मीनिंग्स देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि हमारा आर्टिकल 21 ये कहता है कि हमें जीने का अधिकार है, तो क्या स्वच्छ वायु पाना हमारे जीने के अधिकार में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, क्या कोई हमारे घर के बाहर बिल्कुल AC लगाकर हमारे घर में एकदम गरम गरम हीट वेव फेंकता है, तो क्या हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं आर्टिकल 21 के तहत या नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कौन इंटरप्रेट करेगा, कौन इनका व्याख्यान करेगा, वो करेगी हमारी जुडिशरी। हमारी जुडिशरी बताएगी कि कौन से कानून के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका मतलब होता है कि मान लो कि लोग हैं, अब एनवायरनमेंट के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाए, क्योंकि एनवायरनमेंट का ना तो कोई भाई है, ना कोई उसकी बहन है, ना ही उसके कोई रिश्तेदार है। तो फिर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आवाज़ कौन उठाएगा, तो कोई भी PIL फाइल कर सकता है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल कर सकता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जनहित याचिका, ठीक है, जनहित याचिका कहते हैं, तो जनहित याचिका दायर कर कर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। जुडिशरी जितनी भी जनहित याचिकाएं होती हैं उनको बहुत अच्छे से सुनता है, डायरेक्टली कोर्ट में जाते हैं वो लोग, ठीक है, और उन मुद्दों पे बात करते हैं जिनके बारे में भी PIL फाइल की गई है। ठीक है, उसके बाद इस्टेब्लिशिंग एनवायरमेंट प्रिंसिपल्स, जो हमारी जुडिशरी है वो एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करती है। वो कहती है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल,
पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जो पॉल्यूट कर रहा है वो ही उसका भुगतान भी करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ 2 लैंडमार्क केसेस जो कि आपके एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहला है आपका MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि गंगा नदी में पॉल्यूशन से लेकर जुड़ा हुआ है। ये जो केस है ये हाईलाइट करता है कि जो गंगा नदी है उसमें जो पॉल्यूशन था वो कितना गंभीर था, और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इंडस्ट्रीज़ को कि वो ट्रीटमेंट प्लांट्स को लगाएं। ठीक है, और आगे भी उसने देखा कि वो लोग जो भी उसने रूल जो भी गाइडलाइन दी है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप इसके अंदर किसकी बात करोगे? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गंगा पॉल्यूशन केस की। देन आप बात करोगे वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब आप बताओ यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया क्यों लिखा होता है? अब क्योंकि ये PIL फाइल की जाती हैं तो यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया लिखा होता है, क्योंकि फिर ये इंडिया के यूनियन के साथ लड़ रहे होते हैं। सो द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर पेज द प्रिंसिपल इन दिस केस। इस केस के अंदर जो हमारी न्यायपालिका थी उसने कहा कि प्रदूषक ही भुगतान करेगा। ठीक है, इट डील्ड विद द पॉल्यूशन कॉज बाय टैनरीज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर टैनरी के द्वारा प्रदूषण हुआ, उसके कारण ये केस किया गया था। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस सीरीज़ के 2 वीडियोस में ऑलरेडी या फिर शायद से 3 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, तो उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से वो वीडियोस भी देख लेना, क्योंकि उनके अंदर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है।